अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस। आज इंशाल्लाह हम कंट्रोल्स की तरफ जा रहे हैं जी। कि कंट्रोल्स बनते किस तरह से हैं, फिर उनको आपने टेस्ट किस तरह करना है। आपको पता है कि हमारा चैप्टर 6 चल रहा है। इसमें हमने कल थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ली कि भाई कंट्रोल्स को आपने डेवलप किस तरह से करना है। हमने एग्ज़ाम्स की अप्रोच को भी देखा कि एग्ज़ाम के अंदर किस तरह देखना है। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे थे, थोड़ा सा वो रीकैप कर लेते हैं कि भाई सबसे पहले आपने क्या करना होता है। आपने रिस्क देखना होता है कि भाई कि रिस्क है क्या जिसको आप देखना चाह रहे हैं, जिसके अगेंस्ट आप कंट्रोल लगाना चाह रहे हैं। अगर रिस्क मौजूद ही नहीं है तो बिला वजह मैनेजमेंट क्यों खर्चा करे भाई कंट्रोल्स बनाने का। हमें पता है कि जो कंट्रोल्स डेवलप करना है, डिज़ाइन करना, इनकी ऑपरेटिंग इफ़ेक्टिवनेस जो है उसको इंश्योर करना, ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये ज़िम्मेदारी है मैनेजमेंट की। ऐसे ही है। तो मैनेजमेंट ने ऑब्वियसली कंट्रोल्स जब लगाने हैं, हमने कल भी इसको पढ़ा है कि आजकल सॉफ्टवेयर वगैरह भी आ गए, तो इसकी कॉस्ट होती है भाई। तो अगर रिस्क एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो कंट्रोल क्यों लगाना है? तो पहले तो हमें रिस्क देखने पड़ते हैं। जहाँ पर फिर ज़्यादा रिस्क होगा वहाँ के ऑब्वियसली कंट्रोल्स भी ज़्यादा हो सकते हैं, कम रिस्क वाले कम हो सकते हैं। तो रिस्क बेस्ड ही चलते हैं ये भी मैनेजमेंट में। कोई भी इंसान लाइफ में अपनी इस तरह ही चल रहा होता है कि जहाँ पर ज़्यादा रिस्क होता है, जिसको हम इंपॉर्टेंट समझते हैं, वहाँ पर हम ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो रिस्क देखना होता है उस एरिया का। सेकेंड हमने क्या कहा था कि आपने उस रिस्क को काउंटर करने के लिए एक कंट्रोल ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता है कि भाई क्या मैं मकसद अचीव कर लूँ, क्या मैं चीज़ कर लूँ तो मेरा ये रिस्क जो है वो एलिमिनेट या रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल हो सकता है। अच्छा, अब कंट्रोल ऑब्जेक्टिव तो बन गया। अब हर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट आपने क्या करने होते हैं? डिज़ाइन कंट्रोल्स। आपने कंट्रोल्स बनाने हैं और कंट्रोल्स का हमें पता है कि वही प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, वो आपने बनाने होते हैं। ठीक है। अब ये तीनों काम किसके थे जी? ये थे मैनेजमेंट के, कि मैनेजमेंट ने काम करने हैं। लेकिन ऑडिटर को इनकी अंडरस्टैंडिंग लाजमी चाहिए। अगर हमें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई रेलेवेंट कंट्रोल्स आर इन प्लेस? हमें पता ही नहीं चल सकता अगर हमें ये सारी अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ों की ना हो। तो भाई ऑडिटर साहब ने एग्जैक्टली जो करना होता है वो होते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। उन्होंने इन्हीं कंट्रोल्स को टेस्ट करना होता है। लेकिन इन कंट्रोल्स को टेस्ट करने से पहले वी मस्ट ऑब्टेन सफिशेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज कंट्रोल्स। ठीक है। तो इसलिए हमें कंट्रोल्स बनाना भी सिखाया जा रहा है ताकि हम थोड़ा सा समझ लें कि भाई ये कंट्रोल जो बना है इसके पीछे मकसद क्या है। हमारी कोई सेंस बन रही है, कोई रैशनल, कोई लॉजिक बन रहा है कि ये कंट्रोल होना चाहिए और उसका रिस्क वगैरह क्या था। ठीक है जी। चलें, अब इसमें ना डिफरेंट साइकिल्स, ट्रांजिशन साइकिल्स, हमने जैसे कल भी कहा था कि वो प्रोसेस पूरा प्रोसेस फ्लो वो आपको बताएगा इस चैप्टर में। अब इसकी दो ही तरीके हैं। एक तो वही जो आमतौर पे मशहूर ज़माना चल रहे हैं जी, 2-3 पेज के ऊपर छापें और बैठ के हिफ्ज़ करें इस तरह। और दूसरा तरीका है कि इसको बनाना सीखें। ठीक है। तसल्ली के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में जाए, इंशाल्लाह खुद बनाएं इसको। लेकिन जाहिर है सिर्फ सीख लेने से नहीं होना, ये प्रैक्टिस के साथ होनी है चीज़। आप ये सीखें, फिर आप इसको प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस ऑब्वियसली आप लोगों के पास आ रहे हैं प्रैक्टिस के, उसमें देखें, कंट्रोल्स बनाएं खुद, फिर एग्जामिनर के उसके सोल्यूशन के साथ देखें। टेस्ट दिया करें लाजमी। टेस्ट तो फारिग है ना, देते ही बहुत कम लोग देते हैं टेस्ट। तो इस तरह तो सवाल ही नहीं पैदा होता ऑडिट पास होने का। तो टेस्टिंग लाजमी है भाई, प्रैक्टिस लाजमी है, फिर जाके ऑडिट कहीं पास होगा। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं जी सेल सिस्टम के ऊपर बताते हैं। चले, अब उसने ना एलिमेंट्स उसके बना लिए हैं 3। उसने मतलब है कि 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप भी इन्हीं 3 हिस्सों में डिवाइड करें। उसको जो लॉजिक लगा है उसने उसके मुताबिक बना लिया है। ठीक है। अब ऑब्वियसली ये जो बुक के मुताबिक एग्जाम्स में तो हम यही 3 बनाएंगे। मैं वैसे जनरल कह रहा हूँ कि अगर आपने बुक ना पढ़ी होती, हो सकता है कि आप इसको 4 हिस्सों में कर देते, 5 में कर देते, 2 में कर देते। ठीक है, आपकी जजमेंट थी। उसने 3 में बनाया और काफ़ी लॉजिकल वो लग रहा है। वो कहते हैं यार सेल्स को आप 3 हिस्सों में डिवाइड करें। ठीक है। तो 3 हिस्सों में जब आप डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि वो कह रहा है कि यार अगर आप ओवरऑल पूरी सेल्स प्रोसेस जो है, साइकिल है, उसको एक ही समझ के कंट्रोल बनाने लग जाएंगे ना तो आप कहीं पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। वो कहते हैं ना कि हमेशा ड्रिल डाउन करना चाहिए चीज़ों को, डिटेल में जाएं। सही है। आप एक गोल तो सेट करें लेकिन उसको फिर स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स बनाएं। तो बेसिकली यही कह रहा है कि यार एक पूरा सेल्स प्रोसेस की तरफ बढ़ने के लिए कोई डायरेक्शन तो मौजूद हो ना। आप एक T20 मैच भी खेलने जाते हैं तो आप उसने एक तो आपकी ओवरऑल अप्रोच होगी। ठीक है। और एक आपने एक ओवर की अप्रोच की होती है। बल्कि जो बहुत तगड़े कैप्टन्स होते हैं उन्होंने तो एक बॉल तक की भी की होती है। ठीक है, कि भाई ये बॉल इस तरह करवानी है, इधर ये फील्डिंग होगी, इधर ये फील्डिंग होगी। तो पूरा आप एक ड्रिल डाउन करके इस तरह जाते हैं। इस तरह जब आप जाओगे तो ऑब्वियसली फिर आप बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। जिस तरह आप देख लें
सैम्पलिंग के अंदर भी हमने बात की थी कि जब आप स्ट्रेटिफाई करते हो, एक तो है जी ओवरऑल पॉपुलेशन के ऊपर आपने ले लिया, लेकिन जैसे जैसे आप ड्रिल डाउन करते हो आपके पास नॉलेज मजीद आता रहता है, मजीद डाटा आता रहता है, मजीद अंडरस्टैंडिंग होती रहती है, फिर आप बेहतर एक सैम्पल चूज़ कर सकते हो। तो भाई इधर भी कंट्रोल्स डेवलप करने हैं तो आप पहले नंबर पर क्या करें, कोशिश करें कि उसको अगर जहाँ तक वो ड्रिल डाउन हो सकता है, जहाँ तक वो नीचे एलिमेंट्स में या पोर्शंस में डिवाइड हो सकता है कर लें। अगर हो ही नहीं सकता तो अलग बात है, वो ना करें। जैसे उसने कहा कि जी पहले नंबर पे रिसीविंग ऑर्डर्स, उसने कहा यार ये जो ऑर्डर्स हम रिसीव करते हैं ना, ठीक है, इसके अंदर बड़े हमें रिस्क नज़र आते हैं, इनके कंट्रोल्स हम अलग बनाएंगे। दूसरे नंबर पे उसने क्या कहा, डिस्पैचिंग गुड्स एंड इन्वॉइसिंग। इन्वॉइसिंग उसने साथ इसलिए लगा दी क्योंकि आमतौर पे जब गुड्स भेजी जाती हैं साथ ही आमतौर पे इन्वॉइसेस भेज दी जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता। अगर ज़रूरी होता तो IFRS 15 आता ही ना। ऐसे ही ना, IFRS 15 तो इसलिए आया कि भाई पहले आपका कहते थे जैसे गुड्स भेजी इन्वॉइस रिकॉर्ड कर लेते थे, सेल्स रिकॉर्ड कर लेते थे, जबकि कई बार ये होता रहा कि वो गुड्स भेज तो दी लेकिन ये कहा होता रहा कि सेल और रिटर्न बेसिस पे वापस आ रहे हैं, मतलब थोड़ी सी है ना। लेकिन जनरली आमतौर पे ऑब्वियसली जब गुड्स भेजी जाती हैं इनवॉइस भी आपकी रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। थर्ड आपका इसी इनवॉइस की बेस पर वो कहता है जी अब सेल्स को रिकॉर्ड करो, ठीक है, और क्या अमाउंट्स रिसीवेबल इन दी अकाउंट्स, मतलब वही सेल्स आपने रिकॉर्ड कर लेनी है, इसके अगेंस्ट या तो कैश आ जाएगा या रिसीवेबल आ जाएगा। तो आप एक सेल्स की बजाय अगर आप लिख लें यहाँ पे रिकॉर्डिंग एंट्री, ठीक है, अकाउंटिंग एंट्रीज, ये आप एक इसका बना लिया। अब अच्छा ये आपने 3 इसके हिस्से बना लिए हैं सेल्स के। पहले नंबर पे आप कहते हैं कि यार ऑर्डर्स रिसीव करते हुए इश्यूज आते हैं। अब देखें हमने जो अप्रोच कल पढ़ी थी और मैंने आपको बताया था कि बीच में ना ये किसी और अप्रोच की तरफ भी निकल जाता होता है, लेकिन स्टार्ट में इसने कोशिश की है, जैसे देखें रिस्क लिखे हैं, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, फिर कंट्रोल्स लिखे हैं, प्रिंसिपल कंट्रोल्स में मेन क्या कंट्रोल, फिर उसने TOCs लिख दिए। डिस्पैच में भी रिस्क लिखा, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव लिखा, प्रिंसिपल कंट्रोल लिखा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखा। आगे आ जाए रिकॉर्डिंग वगैरह में रिस्क है, प्रिंसिपल कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक। अब उसमें रिस्क एंड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव इकट्ठे कर दिए हैं। फिर आगे मतलब इसमें ना बीच में जाके कहीं वो थोड़ा सा मिस भी करने लग जाएगा चीज़ें, लेकिन आपने अप्रोच वही फॉलो करनी है, ठीक है। उसने बस आपको समझा दी है, बाकी वो कहता है मैं लिखते लिखते वो कहता है ना इधर उधर निकल जाता हूँ, तो ये भी थोड़ा बहुत निकल जाता है, लेकिन हमने जो उसने डॉक्यूमेंट कर दी है ना अप्रोच, और जो कि बेस्ट प्रैक्टिस भी है, हमने उसके मुताबिक चलना है। अच्छा चलें जी, इसको ना इसकी बजाय खुद थोड़ा सा मतलब करके देखते हैं कि हमें कोई समझ आती है। एक बिजनेसमैन बन जाएं जी, बिजनेसमैन क्या, सेल्स डिपार्टमेंट में बैठ जाएं आप जाके, ठीक है, एक सेल्स पर्सन है, सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स हेड हैं आप। हमने कहा कि भाई हमारे 3 तरह के एरियाज़ हैं, और आपसे आके डायरेक्टर्स ने कहा कि यार तुम ना अपने एरिया के रिसीविंग ऑर्डर्स रिसीव करते हुए क्या क्या रिस्क फेस करने पड़ते हैं सिर्फ वो बताओ, कंट्रोल ना भी बताओ, हमें नहीं चाहिए कंट्रोल, वो हम फिर आएंगे तो फिर बात करेंगे। फिलहाल सिर्फ तुम ये बताओ यार तुम्हारे रिस्क क्या हैं बतौर सेल्स डिपार्टमेंट, तुम्हें कौन कौन से रिस्क फेस करने पड़ते हैं। रिस्क ऑब्वियसली वही कि जिसकी वजह से लॉस हो सकता हो, तो वो ज़रा प्लीज़ आप थोड़े से मेंशन कर दें, बताएं जी, करें कोई मेंशन। रिसीविंग ऑर्डर्स में आपको क्या रिस्क आ सकते हैं, कस्टमर से ऑर्डर लेते हुए क्या क्या रिस्क हैं, क्या क्या चीज़ें गलत हो सकती हैं। देखें गलतियां उसमें डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे आप मिसाल के तौर पे ये कह लें कि यार आपने कस्टमर से ऑर्डर तो रिसीव कर लिया लेकिन चीज़ें पड़ी नहीं हुई, जिस तरह के अक्सर वेबसाइट्स पे होता है। मेरे साथ कई बार हो गया कि आपने वेबसाइट पे गए हैं, कोई चीज़ ऑर्डर कर दी है, उधर वो आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं आ रहा होता, ठीक है, मतलब आना चाहिए, जहाँ पे आता है बड़ी अच्छी बात है, अच्छी क्या है, बेसिक बात है यार, ये तो इतना कंट्रोल तो होना चाहिए ना आपका। अब जिनका वो होता ही नहीं है, कंट्रोल नहीं ना होता बेसिकली, तो वो क्या होता है जी, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, 2 दिन बाद कॉल आती सर वो आपने जो ऑर्डर किया था वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो मैंने कहा यार वो उधर तो आपने मेंशन नहीं किया हुआ, आप सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करना, आपको कोई कंट्रोल ही नहीं है, सॉरी सर, बस ऐसे ही। देखिए उन्होंने कस्टमर ही ख़राब कर लिया, किस हरकत की वजह से कि भाई स्टॉक में चीज़ पड़ी नहीं हुई, आप ऑर्डर ले क्यों रहे हैं, तो ये रिस्क तो मौजूद है ना, तो चीज़ तो होती होगी। अब देखें वो जिन्होंने वो वाला कंट्रोल बनाया है कि ऊपर वो शो होता है आउट ऑफ स्टॉक वगैरह, वो कंट्रोल ऐसे हवा में नहीं जहन में आ गया यार ये बना दें, उन्होंने उसके पीछे रिस्क कोई ढूंढा था, उन्हें कोई रिस्क नज़र आया था कि यार अक्सर कस्टमर बेचारा ऑर्डर करता है और आउट ऑफ स्टॉक आइटम होती है, हमें भी शर्मिंदगी होती है, कस्टमर हमारा ख़राब होता है, वो आगे से आता ही नहीं हमारे पास,
रिस्क उन्होंने कोई ढूंढा, उस रिस्क के अगेंस्ट उन्होंने कहा कि अच्छा यार अगर हम ये आउट ऑफ स्टॉक वाली बात बताने लग जाएं तो हमारा ये वाला रिस्क तो ख़त्म हो जाएगा। ये नहीं है कि आउट ऑफ स्टॉक होने ना दें, ये एक अलग बात है, ये भी एक बहस है, लेकिन एक अलग चीज़ है। यहाँ पे फिलहाल हमारा रिस्क क्या है कि यार कस्टमर्स को पता होना चाहिए, ठीक है। तो पता करने के लिए उन्होंने कहा यार अगर मैं उनको बता दूं तो कैसा रहेगा। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव है। अगली बात है किस तरह से बताया जाए, ऑब्जेक्टिव उसको अचीव किस तरह करूं। उन्होंने कहा ये वेबसाइट के ऊपर जब वो ओके करेंगे या उससे पहले ही एक आउट ऑफ स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब है कि उन्होंने ऑब्जेक्टिव भी बना लिया। आप देखेंगे इस तरह से करके वो चलें, ठीक है। डिफरेंट रिस्क हो सकते हैं। आप ये देखें, ये पढ़ें, सारे के सारे आपको जनरल सी बातें लगेंगी कि यार ये तो मैं भी लिख सकता था। जैसे देखें, उसने कहा ऑर्डर्स मे बी एक्सेप्टेड फ्रॉम न्यू कस्टमर्स एंड न्यू कस्टमर मे बी गिवन क्रेडिट। अच्छा, ये भी अब हर जगह पे रिस्क नहीं होगा, ऑब्वियसली हर जगह पे नहीं। मैंने आपको शायद, बल्कि आपको खुद आइडिया है इस चीज़ का कि डिफरेंट एंटिटीज़ की नेचर डिफरेंट होती है, उनकी आइटम्स की डिफरेंट नेचर होती है, हर किसी पे एक तरह के रिस्क नहीं होते। अब जैसे ये है ना कि न्यू कस्टमर्स आएंगे, उनसे ऑर्डर आपने लिया और उनको कोई क्रेडिट लिमिट ही नहीं है उनकी डिफाइंड सिस्टम के अंदर कि इनको कितने तक उधार देना, और आपने मुंह उठा के अन्य वाह उधार दे दिया, कस्टमर भाग गया। ये रिस्क तो है ना कि आप लिमिट के बगैर करी जा रहे हैं। अब बात यह है कि ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे मटेरियल या लार्ज अमाउंट की ट्रांजेक्शन हो रही है वहाँ पर तो रेलेवेंट है। अब जो रिटेल वाले जिनका डेली का 10,000 कस्टमर आना है मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर, ठीक, वो अब कहाँ पे बैठे हो, हर बंदे को ऐड करते फिरेंगे पहले, तो उनके लिए ये रेलेवेंट नहीं है, उनके लिए कुछ और रेलेवेंट होगा। वन साइज फिट्स ऑल वाली चीज़ नहीं होती, ठीक है। एक ही तरह आप सबको नहीं एक पैमाने में रख सकते, आपको अपनी, यही तो बात है कि भाई फिर आपको इंडस्ट्री देखनी पड़ती है, इंडस्ट्री के अंदर उस कंपनी की नेचर वगैरह साइज सारा कुछ देखना पड़ता है, फिर जाके आप कंट्रोल्स डिफाइन करते हैं। इतना कोई ईजी काम नहीं है। तो अब वो कहते हैं हमारा फॉर एग्जांपल एक रिस्क हो, यहाँ पर ज़ाहिर जनरल से लिखेंगे ना बातें जो कुछ पे अप्लाई हो रही हैं, कुछ पे नहीं भी हो रही होंगी। तो उसने कहा कि जैसे कि आपने कस्टमर, एक नया कोई बिल्कुल न्यू कस्टमर है जो पहले से कभी उसने आपसे नहीं लिया, और आप ना तो उसकी क्रेडिट लिमिट डिफाइंड है, कोई लिमिट नहीं है कि इसको 10 लाख तक देना है, इसको 5 लाख तक देना है, क्योंकि क्रेडिट लिमिट्स डिफाइन होनी चाहिए, वो कंट्रोल है। फिलहाल हम रिस्क पे चल रहे हैं, ठीक है। तो वो कहता है कई बार आप विदाउट चेकिंग हिज और हर क्रेडिट लिमिट आप क्या करते हैं, इशू कर देते हैं, ऑर्डर उसका रिसीव कर लेते हैं। बार में वो आप ना करेंगे, ये भी मसला है, ऑर्डर भेज देंगे इधर आके डिस्पैच में, वो भी मसला है, ठीक है। तो रिस्क लिंक भी करते हैं। तो ये समझ आती है बात। दूसरा देखें, ऑर्डर मे बी एक्सेप्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर दैट टेक देम ओवर देयर क्रेडिट लिमिट। अब पहली बात तो ये थी कि न्यू कस्टमर आ गया और क्रेडिट लिमिट डिफाइंड नहीं है, तो उसको आपने क्यों उधार पे दे दी। दूसरा रिस्क ये है कि भाई एग्जिस्टिंग कस्टमर है लेकिन क्रेडिट लिमिट से ऊपर ले गया वो चीज़, उसको फिर लिमिट लगाने का फ़ायदा क्या है भाई, ये प्रैक्टिकली तो होता है। अब इसके अंदर इन्वॉल्व कौन है, अक्सर मैनेजमेंट ओवर राइड ऑफ कंट्रोल जो रीज़न है इसकी। लेकिन वॉट एवर, आपने क्या किया, एक बंदे को 5 लाख तक उधार देना था एक साल के अंदर, आपने उसको 7 लाख का उधार दे दिया। भाई वो पता नहीं अब 2 लाख लेकर भाग ही ना जाए, या पता लगे सारी भाग जाए। कहते हैं ना किसी को भी इतना उधार ना दो कि उसकी हैसियत से ज़्यादा हो कि वो बेचारा, मतलब बेचारा तो नहीं है लेकिन वो अब दे ही ना पाए। जैसे वो अगर एक बंदे की सैलरी 50,000 रुपये है और वो आपसे ले ले जी 10 लाख रुपए का आपसे लोन ले लो, कहे जी मैं 1 साल में वापस कर दूँगा, लॉजिकली सोचे कहाँ से वापस करेगा, नहीं कर सकता ना अगर उसकी कोई इनकम ही नहीं है। तो इसी तरह ही है कि भाई कई बार फिर लोग ले तो लेते हैं, चाहे वो वापस देने अब भी चाहें, लेकिन वो दे नहीं पाते, सिचुएशन ऐसी है। तो ये भी एक रिस्क है, कंपनी का तो नुकसान हो गया। देन सम ऑर्डर्स आर ओवरलुक्ड एंड आर नॉट प्रोसेस्ड। कई बार भाई ऑर्डर क्या होता है, ओवरलुक हो जाता है। ओवरलुक से मुराद क्या है कि वो नज़र नहीं आता और वो प्रोसेस नहीं होता, पड़ा रहता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, कोई कोई ऑर्डर को हम 2-3 बार भी प्रोसेस कर देते हैं। ये रिसीविंग ऑर्डर के मसले चल रहे हैं ना, ठीक है, कि भाई कई बार तो एक ऑर्डर पड़ा हुआ है इतने दिन, वो याद नहीं, कस्टमर की कॉल आई, सर वो ओहो यार हमने देखा ही नहीं है, रिस्क तो है, कस्टमर ख़राब कर लिया आपने। और कई बार क्या होता है कि एक ही ऑर्डर को 2-2 बार भेज दिया, उधर से भी आपने मसला किया। देन द कस्टमर इज़ गिवन अ प्राइस डिस्काउंट विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। अब देखें ये सारा कुछ ऑर्डर के टाइम पे हो रहा है ना, जब आपके वो ऑर्डर आना है तो चाहे कॉल पे आना हो, व्हाट्सएप पे आना हो, जाके मिल के लेना हो, वेबसाइट के थ्रू, वॉट एवर द मीडियम इज़, हो सकता है कि आपने वहाँ पे एक ऐसा डिस्काउंट ऑफ़र कर दिया हो जो कि ऑथराइज्ड ही नहीं था, आपको ऑथराइजेशन नहीं थी उतना डिस्काउंट देने की। ये अक्सर हो जाता है, बस जी मैंने वो कस्टमर पकड़ने के चक्कर में कर दिया, ठीक है।
तो ये भी एक रिस्क तो है। देन सेल्स मेड टू कस्टमर विच आर नॉट ऑथराइज कस्टमर, ऐसे कस्टमर को जो ऑथराइज कस्टमर ही नहीं है, ये खैर ऊपर वाले में ऐड हो जाता है फर्स्ट वाले में, लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट था उन्होंने सिर्फ क्रेडिट के हवाले से बात की हुई थी। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि कस्टमर का ऑथराइज होना भी ज़रूरी है। असल में जब क्रेडिट लिमिट डिफाइन हो रही होती है, मतलब वो जब रिस्क है तो उसके साथ ही आपका ये भी आ जाता है। मतलब है कि ऑथराइज पहले होगा, लिमिट बाद में होगी। ये नहीं हो सकता है कि ऑथराइज ही नहीं है और लिमिट उसकी डिफाइंड होगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। कस्टमर जब लिस्ट में आएगा तो ऑथराइज होकर ही आएगा ना, तो ये भी खैर एक रिस्क तो है। चलो लास्ट इज सेल्स मेड टू कस्टमर विच आर नॉट अप्रूव्ड, बगैर अप्रूवल के सेल्स कर रहे हैं आप। ठीक है, अप्रूवल जब आपने सेल करनी है तो फिर उसका अप्रूवल भी होना चाहिए। अच्छा, ये सेल्स मेड टू कस्टमर ये भी वैसे थोड़ा इररेलेवेंट रिस्क है इस डिपार्टमेंट का। ये इधर आ सकता है, डिस्पैच ऐसे लोगों को कर दिया जो अप्रूव्ड ही नहीं थे। इधर तो ऑर्डर रिसीव कर रहा है ना वो बंदा, आपने अपनी हद तक रहना है। जो आपका डिपार्टमेंट है सिर्फ वहाँ तक आपने रहना है, क्रॉस नहीं करनी बात। आपका काम तो सिर्फ ऑर्डर्स रिसीव करने के बताना। यहाँ पर आप वो स्टॉक आउट वाली भी देखें, वो यहाँ पे नहीं मेंशन था, मैंने वो खुद से बताया आपको मेरी एक जजमेंट के मुताबिक। और हो सकता है कि आपके माइंड में भी कुछ हो जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो भाई इक्वली गुड है। ये हमने रट्टा मारने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये भी वैलिड हैं, बड़े मतलब सही रिस्क लिखे हुए होते हैं। या तो आप जैसे लास्ट वाले से मैं एग्री नहीं कर रहा कि यहाँ पे नहीं हो, मैंने कह दिया इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ आती है उसकी आप रख लें, मेरे मुताबिक तो वो इस डिपार्टमेंट का है ही नहीं रिस्क, क्योंकि इसका काम है ऑर्डर लेना। तो अदर देन दैट मुझे तो सारे समझ आ रहे हैं, लॉजिकल लग रहे हैं, बात आ रही है ना समझ। आपने कॉन्सेप्चुअली चीज़ को लेकर चलना है, तो आप अपने पास से भी रिस्क ले सकते हैं, लेकिन वो तब ही सही होंगे अगर आप अपने एम्बिट में अपने उस सर्कल के अंदर रहते हुए खेलेंगे। सर्कल से बाहर जाएंगे तो वो फिर मसला हो जाएगा। आपने रिसीविंग ऑर्डर के ही बस बताने हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं करना। इस तरह इधर आएंगे तो सिर्फ इसका, इस तरह इधर आएंगे अच्छा, अब हमने रिस्क ढूंढ लिए हैं भाई। अब हम चाहते हैं कि यार कुछ ऐसे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, कुछ हम टारगेट ऐसा रखें कि अगर वो टारगेट अचीव हो जाए तो हमारा रिस्क खत्म हो जाए। सिंपल, इंतहाई सिंपल, अति सिंपल। ठीक है, देखें इन्होंने 2 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, मैं आपको 5 बना देता हूँ इसके बनाने हैं। तो सिंपल इसका तरीका है, हर रिस्क को उठाएं, हर रिस्क के अगेंस्ट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बनाते रहें। कई बार ये होगा कि एक ही कंट्रोल ऑब्जेक्टिव 2-3 रिस्क को इकट्ठा काउंटर कर रहा होगा, इकट्ठा कैटर या उसको ठीक कर रहा होगा, वो भी सही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कि उसने कहा जी पहला रिस्क हमारा कह रही कि न्यू कस्टमर से आप ले लेते हैं, उनको क्रेडिट लिमिट वगैरह जो है वो नहीं डिफाइंड होती और कस्टमर्स ऑथराइज नहीं होते। ये वाले हमारे मतलब ये आप समझ लें कि न्यू एंट्री के टाइम पे रिस्क है ना। तो यार ये न्यू वाले जो रिस्क हैं उनका एक ही कंट्रोल बना देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने ये कह रहे हैं कि जी जो उनकी अप्रूवल है या एनलिस्टमेंट है, लिस्ट के ऊपर आना है कस्टमर्स का, दैट मस्ट बी कंट्रोल्ड, वो कंट्रोल होना चाहिए। अभी हम ये नहीं बता रहे कि कंट्रोल होना किस तरह से चाहिए, वो कंट्रोल्स के अंदर बताएंगे। बात समझ आ रही है, कोई नहीं आ रही? अभी हमने सिर्फ ये कहा है कि यार मैं ऐसी क्या चीज़ करूं, मैं ऐसा क्या टारगेट रखूं कि मेरा ये जो रिस्क था ना विदाउट क्रेडिट लिमिट वाला, विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन वाला, वो मेरा ख़त्म हो जाए। तो सिंपल है भाई, मैंने कहा कि मैं क्या करूं, उनका प्रॉपर इसके ऊपर कंट्रोल रखूं, अप्रूवल वगैरह या ऑथराइजेशन के हवाले से ये रखूं मैं उनका। देन यदि जैसे दूसरे रिस्क है कि ओवरलुक हो जाते हैं ये वो, तो भाई इसका मतलब है कि हमें ये करना चाहिए इसका कि जो जितने भी सारे हमारे ऑर्डर्स हैं, ठीक है, उनको बड़ा हम बड़े गौर से मतलब देखें, ठीक है, उनको फोकस के साथ हम प्रोसेस करवाएं ताकि ना तो कोई ओवरलुक हो, ठीक है, और ना ही कोई ट्वाइस जाए। ठीक है, इसको हम ये कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि हम ये चाहते हैं कि यार ये जो है अप्रूवल के साथ ये चीज़ें हों, ठीक है, ताकि अप्रूवल एक मतलब एडिशनल बंदा बीच में आता है तो थोड़ा सा मसाइल आपके कम हो जाते हैं। ठीक है, डिस्काउंट वगैरह की बात हुई है, तो आपका कंट्रोल ऑब्जेक्टिव सिंपल ये है कि जी जो है ऑथराइजेशन के बगैर डिस्काउंट नहीं देना चाहिए। ये देखें, ये मकासद है ना, क्योंकि रिस्क जो आपका है, सिर्फ रिस्क को ही आपने उल्टा उसका मतलब ऑपोजिट करके आप अगर बता रहेंगे भाई अगर मैं ये चीज़ कर देता तो ये रिस्क ना होता। बात कर रहे हैं, फॉलो या नहीं कर रहे, कि यार क्रेडिट लिमिट से बाहर मैं इसको पैसे दे रहा हूँ, तो अगर क्रेडिट लिमिट के बाहर ना दूँ मैं तो मेरा अचीव हो जाएगा ये वाला रिस्क काउंटर हो जाएगा मेरा। ऐसे ही है। अब बात आगे नीचे, इन्हीं कंट्रोल ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट
कंट्रोल्स बनाने की। जैसे हमने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव हमारा कहा है गिविंग क्रेडिट टू न्यू कस्टमर्स एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर मस्ट बी कंट्रोल्ड एंड मस्ट बी कंसिस्टेंट विद कंपनी पॉलिसी। अब ये होना किस तरह से है, ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बताएंगे, कंट्रोल्स बताएंगे। जैसे उसने कहा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए भाई, एंड द इंडिविजुअल हु प्रोसेस ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर शुड नॉट ऑल्सो कैरी आउट क्रेडिट रेफरेंस चेक्स ऑन न्यू कस्टमर्स और क्रेडिट लिमिट चेक्स ऑन एग्जिस्टिंग कस्टमर। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव में और कंट्रोल में फ़र्क समझ आ रहा है? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव सिंपल क्या था कि भाई हमें हर किसी को क्रेडिट वगैरह अलाउ करना चाहिए और जो कि कंसिस्टेंट होना चाहिए कंपनी पॉलिसी के साथ। अब ये करना किस तरह से है, उसने कहा भाई सबसे पहले तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी SOD लेकर आओ। SOD हमने पढ़ा हुआ ना कंट्रोल की, एक जनरल कंट्रोल्स में भी हमने पढ़ा था। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ लेकर आओ भाई। आप हो सकता है कि अभी ये हो रहा हो कि जो बंदा ऑर्डर्स रिसीव कर रहा है वही क्रेडिट लिमिट्स भी डिफाइन करी जा रहा है कि किसको कितनी कितनी देनी, वही उनका क्रेडिट रेफरेंस भी चेक कर रहा है। क्रेडिट रेफरेंस से मुराद होता है ना कि आप उससे कहते हो यार कहीं से रेफरेंस लेकर आओ, पहले जिन कंपनी के साथ आपने काम किया है क्या आप पैसे वापस कर देते हो, या आमतौर पर ना ये बैंक से आप लेते हो अगर क्रेडिट वर्दीनेस। अगर वो बंदा बैंक के साथ कोई डीलिंग शीलिंग करता रहा तो बैंक एक उसको सर्टिफिकेट देता है, हाँ भाई ये टाइम से पैसे वापस देता है। नहीं, कई लोग होते हैं, आपको बताऊं प्रैक्टिकली, वो ये जो है ना क्रेडिट कार्ड्स वगैरह लेते हैं, टाइमली पे करते हैं सिर्फ अपनी क्रेडिट वर्दीनेस बेहतर करने के लिए, ताकि उन्होंने अगर कभी कोई बड़ा लोन लेना हो तो बैंक उनको ज़ाहिर है वो करेगा ना, वैलिडेट करेगा। बैंक कहेगा हाँ भाई हमारे साथ 5 सालों से चल रहा है, इसने कभी भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ख़राब नहीं की। आपका एक बिहेवियर, एक एटीट्यूड सेट होता है कि यार नहीं है वाकई इस तरह की बात कर रहे हैं फॉलो। तो अक्सर लोग सिर्फ इस वजह से भी करते हैं। मैंने 2 बंदे इस तरह देखे थे, मतलब आज से काफ़ी साल पहले, 5-6 साल पहले, उस वक्त मुझे नहीं था इतना मतलब इस रेलेवेंट नॉलेज। तो जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार मतलब आप क्यों कर रहे हैं यूज़, तो उसने कहा भाई मेरा सिर्फ यही मकसद है, ठीक है, क्योंकि मैंने बिज़नेस के लोन्स लेने होते हैं तो वहाँ पर ये जो मेरा क्रेडिट रेफरेंस ना मेरी हेल्प करता है। कहते हैं थोड़े से पैसे होते हैं वो मैं टाइमली पे भी कर देता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। मतलब वैसे क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी अपनी जगह, लेकिन कहता मेरा मेन पर्पज़ ये था कि मैं इनसे फिर क्रेडिट रेफरेंस अपना लूँ, ठीक है। खैर वो एक अलग बहस है। अब इसी तरह उसने कहा कि जैसे SOD होनी चाहिए, एंड द इंडिविजुअल्स हु प्रोसेस ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर शुड नॉट ऑल्सो कैरी आउट क्रेडिट रेफरेंस चेक ऑन न्यू कस्टमर्स और क्रेडिट लिमिट चेक ऑन एग्जिस्टिंग कस्टमर। द लेटर कुड बी डन manually by reference to a file of approved credit limits, or it could be a program control whereby the system will only accept an order if the customer will still be within his credit limit, ठीक है। उसने कहा कि भाई आप या तो मैनुअली अगर सिस्टम है तो आपका ये देख सकते हैं, एक ऑर्डर आया जी 10 लाख रुपए का, अच्छा इसकी एक लिस्ट पड़ी होगी, या मिस्टर अली को हमने कितना उधार मैक्सिमम देना 10 लाख, पहले कितना ले चुके हैं 5 लाख का, नहीं जी ये 10 लाख का तो नहीं कर सकते 5 लाख करेंगे, कंट्रोल है। या उसने कहा अगर सिस्टम के अंदर, सिस्टम में तो वैसे मोस्टली आजकल सिस्टम ही होता है, उसमें ऑलरेडी एक लेजर उसका आ रहा होगा कि भाई पहले 5 लाख का ले चुका होगा, आगे क्रेडिट लिमिट भी आ रही होगी 10 लाख। न्यू ऑर्डर आप करोगे कि प्रोसेस वो 10 लाख से होना ही नहीं है, क्यों नहीं होना, क्योंकि वो लिमिट उसकी क्रॉस हो गई है, पहले 5 लाख कर चुका, अब मैक्सिमम 5 लाख का और आ सकता है। बात आ रही समझ? अच्छा, इसमें मज़ीद भी ये किया जा सकता है, कई लोग जो मज़ीद ड्रिल डाउन भी करना चाहते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री पे और कस्टमर्स की नेचर पे, कहीं वो नाराज़ ही ना हो जाए, या मतलब किस तरह से वो लेकर चलते हैं इस चीज़ को, एक्सेप्ट भी करते हैं कि नहीं। वो ये है कि भाई आपका, आप ये भी कर सकते हैं पर ट्रांजैक्शन मैक्सिमम इतना होगा, ठीक है। एक तो यदि ईयरली लेट से क्रेडिट लिमिट हमारी 10 लाख है, देन मंथली या पर ट्रांजैक्शन क्रेडिट लिमिट हमारी इतनी है, ये भी आप रख सकते हैं। आप जैसे देखें कि बैंक्स के अंदर जो पैसा ट्रांसफ़र करने की होती है लिमिट, वो भी ऐसी होती है ना, ठीक है, कि भाई आपकी बैंक्स को वैसे छोड़े, उनकी तो ज़्यादा लिमिट भी है। जैज़ कैश वगैरह की बात कर लेते हैं, उनका होता है मंथली आप इतने रिसीव कर सकते हैं, इतने भेज सकते हैं, फिर डेली का भी मेरे ख्याल में कोई अमाउंट होती है, तो वो भी उन्होंने मतलब कंट्रोल, तो इधर भी आप क्रेडिट लिमिट के हवाले से भी लगा सकते हैं। देन उसने कहा ऑल न्यू कस्टमर्स अकाउंट्स एंड देयर क्रेडिट लिमिट शुड बी ऑथराइज, उनको ऑथराइज करना चाहिए, ये कंट्रोल है हमारा, बिल्कुल सही है। ऑर्डर शुड बी रिकॉर्डेड ऑन सीक्वेंशली नंबर्ड। देखिए एक हमारा मसला ये भी था ना कि भाई हम कोई जो है ऑर्डर मिस कर जाते हैं या ट्वाइस चला जाता है, तो उन्होंने कहा कि ऑर्डर नंबर जो है प्री नंबर्ड होने चाहिए सीक्वेंस के अंदर, 1 2 3 4 5। तो ऑब्वियसली अगर वो सिस्टम के अंदर ऑर्डर को प्रोसेस करना है तो 5 वाला अगर मिस हो गया, 6 के ऊपर चला गया, सिस्टम 6 वाला एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो पहले 5 वाला लेकर आओ भाई। सेकेंडली अगर आप मैनुअल भी करते हो तो आपने पेज के ऊपर लिखा होगा ये 1 2 3 4, तो भाई एक बीच में से मिस हो रहा है तो उसका भी पता लग जाएगा। डुप्लीकेशन का भी कुछ ना कुछ इसमें से हल ये निकल सकता है कि क्योंकि आपके सीक्वेंशली नंबर्ड होगी चीज़, और जब भी आपने करनी है आपने उसके अंदर सिस्टम में डाल दिया ये वाला ऑर्डर हो चुका है, अब दोबारा जाके आप उसी के अंदर फिल करने लगेंगे तो आपको पता लग जाएगा नहीं नहीं ये तो पहले से खाना फिल है,
ऐसी है ना। आप देखें कि अक्सर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह लें कि कभी किसी ने कोई अवार्ड्स देने हों, या लेट से कोई वैसे छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी कॉलेज में अगर आपको लाइन में लगाया गया कि बिरयानी आपको मिलेगी, तो हर किसी को एक टोकन दे दिया जाता है, ठीक है। अब जो जो बंदा होता है वो अक्सर वो क्या कहते हैं, उससे साइन लेते रहते हैं, ठीक है। या फैक्ट्रीज़ के अंदर मोस्टली वैसे ही होता है, तो वो उनसे साइन ले लेते हैं। इसका क्या मतलब है, बंदा लेके जा चुका है। हाँ, अब वहाँ पर ये ज़रूर हो सकता है कि हो सकता है कोई और बंदा साइन वहाँ पे कर दे, तो वो आपको एक कंट्रोल अलग से एक लगाना पड़ेगा। एग्ज़ाम्स के अंदर आप देख लें, एग्ज़ाम में क्या होता है जी, आप बैठे होते हैं, वो आते हैं इन्विजिलेटर साहब, वो रोल नंबर लिखे होते हैं, आगे साइन करने होते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर अगर साइन हो चुके हैं तो और बंदा फिर वहाँ पर नहीं साइन करेगा, वो कहेगा पहले से भाई ये तो साइंड है, तो आपकी डुप्लीकेशन वाला मसला वहाँ से हल हो सकता है। लेकिन हाँ, रेलेवेंट रिस्क इस जगह पे फिर वही है कि कोई और बंदा ना कर दे, तो वहाँ पर उसका वो एक डिफरेंट रिस्क है। उस डिफरेंट रिस्क का कंट्रोल ऑब्जेक्टिव और कंट्रोल भी और होना चाहिए। मिसाल के तौर पे उसका कंट्रोल आप ये कर सकते हैं कि भाई CNIC भी साथ लिखें और उस बंदे का CNIC भी देखें, ठीक है। वो CNIC आमतौर पे ये होता भी है, ठीक है। CNIC भी आपने देख लिया, उसकी शक्ल भी देख ली, CNIC को भी मैच कर लिया, क्योंकि एक रिस्क ये भी हो सकता है कि CNIC तो आ गया लेकिन शायद बंदा वो नहीं है, तो रिस्क तो बहुत ज़्यादा है। तो भाई जो जो रिस्क है, हर रिस्क आपने कंट्रोल बनाते जाना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। फिर वो कहता है फॉर एवरी सेल्स ऑर्डर अ डिस्पैच नोट शुड बी प्रोड्यूस। डिस्पैच नोट, अच्छा देखें, कुछ टर्म्स हैं वो आपको आनी चाहिए, जैसे गुड्स डिस्पैच नोट, GDN। इसी तरह होता है गुड्स रिसीट नोट या रिसीविंग नोट, GRN, ठीक है। GDN होती है कि जब ऑर्डर डिस्पैच किया जाता है, भिजवाया जाता है, तो वो GDN लगाया जाता है उसके ऊपर सिस्टम के अंदर भी कि यार ये एक डिस्पैच नोट है, ये चीज़ें हैं। उसको फिर कंपेयर भी कर लिया जाता है ऑर्डर के साथ कि क्या यार ये जो सेल्स ऑर्डर आया था उसके मुताबिक ही सारा कुछ ठीक है। उसने कहा फॉर एवरी सेल्स ऑर्डर अ डिस्पैच नोट शुड बी प्रोड्यूस मैनुअली और जनरेटेड बाय द सिस्टम। गुड्स शुड नॉट बी डिस्पैच टू कस्टमर विदाउट अ डिस्पैच नोट। डिस्पैच नोट के बगैर चीज़ें आप ना भिजवाएं, ठीक है। अच्छा, अब ये कंट्रोल्स कुछ बन गया। अब बात आ गई टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की, कि अब ऑडिटर साहब आ गए हैं जी। ऑडिटर ने सिंपल, इंतहाई सिंपल, कि भाई जो जो कंट्रोल्स हैं, जो उन्होंने बात की है, सिर्फ उसी बात को टेस्ट करें। उन्होंने कहा कि जी आपने क्रेडिट लिमिट लगाई हो, चेक करें भाई, लगाई हुई है क्रेडिट लिमिट, ठीक है। उन्होंने कहा था कि जी हर जो न्यू कस्टमर एंटर होता है उसको ऑथराइज़ किया जाता है, बैठ के उधर एक एंटर करके देखें, टेस्ट डाटा करके देखें, 5 4 बंदे डालने नहीं, देखें हाँ सिस्टम जाने देता है या कोई अप्रूवल मांगता है, पहले बात कर रहे हैं फॉलो, ठीक है। उन्होंने कहा कि जी आपके जितने भी ये सेल्स ऑर्डर हैं सारे सीक्वेंशली प्री नंबर्ड हैं। आपने कहा ज़बरदस्त, एक तो जाके ऑब्जर्व कर लें कि क्या पहले वाले प्री नंबर्ड हैं। सेकेंडली आप खुद एक एंट्री मार के नंबर खुद डाल के देखें, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल पहले से 1 से लेकर 200 तक आ रहे हैं, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे लिखें 133 नंबर ऑर्डर, क्या एंटर करने दे रहा है वो आपको? अगर करने दे रहा है तो भाई फिर कंट्रोल किधर गया आपका? आपने तो कहा था कि सीक्वेंस के अंदर चल रही है, अगर मैनुअली मैं उसको डिस्टर्ब कर सकता हूँ सीक्वेंस को, तो फिर फ़ायदा क्या उस चीज़ का? बात करें फॉलो, जो जो उन्होंने कंट्रोल्स बोले हैं सिर्फ उन्हीं को टेस्ट करना है, अगला पिछला कोई मशवरा नहीं देना, सिर्फ उन्हीं को टेस्ट करें। पहले तो हमारा ये काम था कि भाई क्या ये कंट्रोल सही डिज़ाइन हुए हैं, रेलेवेंट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव और रिस्क के हवाले से। अगर वो सही डिज़ाइन हो गए हैं तो अब हमारा मसला उससे नहीं है, हमारा मसला अब है कि उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को भी तो हमने देखना है। सिंपल हमने उसको टेस्ट कर लेना है। जैसे आप देखें, उसने कहा कि जी जैसे ऑडिटर कैन एस्टैब्लिश विच इंडिविजुअल्स टेक ऑर्डर एंड प्रोसेस देम एंड विच इंडिविजुअल्स कैरी आउट रेफरेंस, क्योंकि हमने कहा था कि एसओडी होना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना चाहिए। मैनेजमेंट ने कहा भाई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हमारी, हमने कहा चलो जी देख लेते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी को कैसे देखा जा सकता है। बंदे ही पहचानने हैं ना, बंदे डिफरेंट है, ऑर्डर लेने वाला बंदा डिफरेंट है, क्रेडिट लिमिट वाला डिफरेंट है, चलो जी ओके हो गया, ठीक है। The auditor could observe these individuals to see if procedures are being properly followed. If in an IT system, he could use test data to check that orders which would take a customer over his credit limit would be rejected by the system. क्रेडिट लिमिट वाला भी हमने देख लिया कि भाई हमने एंट्री की है, तो अगर क्रेडिट लिमिट अगर डिफाइन की है 10 लाख रुपए की, मैं वहाँ पे एक एंट्री करूँ जी, एक ऑर्डर आ गया 15 लाख रुपए का, चेक करें क्या करता है सिस्टम, रिजेक्ट करता है उसको या नहीं। अगर रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब है कि वो वाला कंट्रोल तो कम से कम इन प्लेस है, अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब कंट्रोल फारिग है, वो वाला बस किताबों में लिखा हुआ है। फर्दर एविडेंस दैट क्रेडिट चेक्स हैव बीन कैरिड आउट कैन बी चेक्ड बाय लुकिंग एट द सिग्नेचर्स और निशेस ऑफ क्रेडिट चेकिंग स्टाफ। हाँ, ये भी देखें, हो सकता है कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी वाले ने ये तो कह रही है कि भाई मैं क्रेडिट चेक का बंदा एक अलग है, वो करके आ जाएगा उसको, वो करता है क्रेडिट चेक,
तो भाई कहाँ पे करता है वो बताओ भी तो सही। कहीं से पूछा है किसी बैंक से आपने, किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन वाइन है, बताओ उसका कोई ना कोई तो प्रोसेस, कोई ना कोई तो डॉक्यूमेंट होगा। वो आपने डॉक्यूमेंट देख लिया, आपको पता चल गया कि हाँ भी क्रेडिट रेफरेंस तो हुआ है इस बंदे का, ठीक है। एविडेंस दैट न्यू कस्टमर अकाउंट हैव बीन अप्रूव्ड शुड बी चेक्ड बाय लुकिंग फॉर द सिग्नेचर ऑफ द मैनेजर। अगर तो मैनुअल है तो वो कोई ना कोई सिग्नेचर उसने किए होंगे, अगर ऑटो है तो वहाँ पर नाम आ रहा होगा इस बंदे ने प्रूव किया, ठीक है जी। द ऑडिटर कैन लुक एट लिस्ट ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स सीक्वेंशली नंबर्ड है वगैरह वगैरह, ये सारी ना देख लें, इंतहाई सिंपल सी बातें। उसने नीचे लगा इट इज़ important to remember that this list of controls and tests of control is not complete but it may help you to understand the process by which tests of control। देखें वो कहता है कि भाईजान मेरा मकसद ही नहीं है कि आप इसको रट्टा मारें, वो आपको डिस्करेज कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट फिर भी जाते हैं रट्टा मारते हैं और फिर ठीक है, वो आपको कह रहा है कि यार मेरा ये मकसद ही नहीं है कि मैं आपको अप्रोच समझाना चाह रहा हूँ, अप्रोच समझें। मैंने 2-2 3-3 लिखे, आप 10-10 लिख दें, लेकिन इट मस्ट बी वेरी रेलेवेंट। सही है, कंट्रोल आपके जहन में बहुत से आ रहेंगे। जब हम ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर जाएंगे ना, प्रोसीजर भी आपके माइंड में बड़े आ रहे होंगे, सर इंक्वायरी भी कर देते हैं, इसकी इंस्पेक्शन भी कर देते हैं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। नहीं भाई, इतना कुछ एक चीज़ के ऊपर टाइम है आपके पास इतना? आपने फिर मोस्ट रेलेवेंट, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है, वो चीज़ आपने करनी होती है, क्योंकि आपका मकसद है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट और एविडेंस लेना, सफिशिएंट लेना, परफेक्ट नहीं लेना। वहाँ पे सफिशिएंट का मतलब था काफ़ी है यार इतना, ठीक है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है 100%, वो तो लेना ही नहीं है। तो इधर भी भाई कंट्रोल अन्य वाने लिखने आपके माइंड में बहुत से आएंगे। इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कर लेंगे, कंट्रोल्स डेवलप करने, डिज़ाइन करने, टेस्ट करने आ जाएंगे भाई, पूरी ज़िंदगी आपकी हेल्प करेंगे। आरटीएस में आपने जाना है, आपके पास असाइनमेंट्स आनी है, पार्टनर ने कहना भाई जान ये प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन की असाइनमेंट आ गई, वहाँ पे जाके कंट्रोल रिस्क देखो, कंट्रोल डिफाइन करो, ठीक है। बस टेस्ट नहीं करने, हमारी सिर्फ ये असाइनमेंट है, टेस्ट उनका एक्सटर्नल ऑडिटर करेगा, वो कोई और है। आपने कहना जी मैंने तो कभी देखा ही नहीं है इस एंगल से, मैं तो टीओसीज को रट्टे मार के आया हूँ, मसला हो जाएगा। तो ये भी आई कैप भी आपसे नहीं चाहता वो, तो प्लीज़ आई कैप जो चाहते हैं ना वो करें, समझें प्रोसेस को, फिर इसको क्या करें आपने प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अच्छा अब देखें, अभी सिर्फ ये एक एरिया हुआ था, अब दूसरे के ऊपर आ जाएं। अब ऑब्वियसली हम थोड़ा पेस पकड़ेंगे चीज़ की, क्योंकि ये चीज़ जो है अंडरस्टैंडिंग की ज़्यादा है, एक एक वर्ड इसमें पढ़ना रेलेवेंट है ही नहीं, क्योंकि वही बात है, वो कहता है कि मैं आपको इस एंगल से नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि प्रोसेस बनता किस तरह, चलता किस तरह, ठीक है। आप अपने मुताबिक भी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली रेलेवेंट टर्म्स वगैरह देखना, समझना, वो तो न्यू टर्म्स आई होंगी आपके माइंड में, पहले से नहीं होंगी, नॉलेज में नहीं होंगी, वो सीखना या पढ़ाना मेरा ऑब्वियसली काम है। और जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो, आपने वो लाजमी मेरे से पूछनी है, ताकि हमारी बिल्कुल सेम हम पेज के ऊपर हों, इसको कंसेंसस आइटम हो हमारा, ठीक है, कि हमने सेम पेज पर, मैं जो समझ रहा हूँ, जिस तरह सोच रहा हूँ, आपने भी उसी तरह सोचना है, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं एग्जामिनर की तरह सोचूं, आपने भी उसी तरह सोचना है, तो इंशाल्लाह फिर हम दोनों एग्जामिनर की तरह सोचेंगे तो पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखें गुड्स, डिस्पैच ऑफ गुड्स एंड इनवॉइसिंग। अब ये है, अब ये भूल जाएं, आप समझें ये एग्जिस्ट नहीं करती दोनों चीज़ें, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर है, बाकी कुछ नहीं एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। हमने सो गए, हमें नहीं पता वो कोई और बंदा कर रहा है, वो कोई और बंदा कर रहा है, हमें असाइनमेंट मिली है सिर्फ इसको करने की, डिस्पैच का, कि गुड्स डिस्पैच करने पे और इनवॉइसिंग करने के ऊपर क्या मसाइल पेश आते हैं, हमने सिर्फ उसको देखना है। तो भाई क्या मसाइल पेश आ सकते हैं? ये मसला आ सकता है कि यार ऑर्डर किसी का था, भेज कहीं पे दिया, होता है इस तरह प्रैक्टिकली। देखें तसल्ली के साथ सोचें, सारा कुछ ये हो रहा होता है। मेरे साथ वैसे एक बार हुआ, पिज़्ज़ा था साथ वाले घर का, वो 3 खैर नंबर तो नहीं है, मैंने कभी बताना, लेट से वो उसका था 111 नंबर, ठीक है, हमारा 121 नंबर था। अब वो कहीं 1-2 ऊपर नीचे वो उस अंडरस्टैंडिंग में इधर दे गया, मुझे लगा, और पेमेंट भी वो कह रहा कि हो चुकी हुई है, तो मैंने कहा शायद मंगवाया हो किसी ने, तो भाई गए हैं, खा खुल लिया, अब स्टार्ट किया, थोड़ा सा खाया है, तो वो आ गया, उसने कहा कि सर वो आपका नहीं था, वो सॉरी वो उधर का था। डिस्पैच में मसला आ गया ना, वो तो खैर डिलीवरी करने पहुंच गया ना, वो भी है तो डिस्पैच ही ऑर्डर, लेकिन गलती किसकी होगी? गलती हो सकता है कि जो डिस्पैच डिपार्टमेंट है उसी की है, कि उसने वो सेल्स ऑर्डर नहीं देखा, उसने गलती से उसने कोई कर दिया सिस्टम। अब वो खैर आया तो उसमें फिर बिज़नेस लॉ भी तो रेलेवेंट हो गया ना, कि बिज़नेस लॉ में वो कहता है ना कि अगर कोई चीज़ आपके पास आ जाए जो आपकी नहीं थी और बाय मिस्टेक आप उसको खा जाएं या उसको इस्तेमाल कर लें, तो फिर क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपने पैसे वापस करने।
तो मैंने कहा यार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ाते हैं तो मज़ा तो नहीं है कि पढ़ाते हैं अमल नहीं करते, तो मैंने कहा भाई अब क्या हो सकता है, मैं तो खा गया हूँ, पैसे ले लो फिर, अब यही हो सकता है। तो ठीक है, इसका मतलब ये मसला हो सकता है। अच्छा, फिर ये भी मसला हो सकता है कि 2 बार डिस्पैच हो गया और 2 बार 3 बार इस तरह गलती होगी, या कई बार ऑर्डर पड़े हुए हैं उधर डिस्पैच नहीं हुए अभी तक। ये रिस्क है, ये रिस्क मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये पढ़ें ज़रा रिस्क, अभी समझ आएगी। जैसे उसने कहा जी फॉर सम कस्टमर ऑर्डर्स गुड्स आर नॉट डिस्पैच, वो पड़े हुए हैं जी उधर ही, डिस्पैच नहीं हो रही चीज़ें, और कईयों के 2 बार भी डिस्पैच हो गई। गुड्स आर देखें, वो जो 2 बार डिस्पैच होगी वो का कस्टमर बेवकूफ़ है, अगर 2 बार उसको ले लेगा, वो दूसरी बार आप जाएंगे लेकर वो कहेगा भाईजान ये पहले ही आ चुका है, मैं दोबारा क्यों लूँ, बिला वजह आपकी चीज़ वापस आएगी, जाने का आने का सारा खर्चा आपको पड़ गया, कस्टमर ने तो नहीं ली, तो रिस्क तो है ना। अब ये देखें, ये जो दराज वगैरह हैं ये उनके ये बड़े ज़्यादा रिस्क होंगे ये वाले। आप इस तरह ही कंपनी को माइंड में सोच सकते हैं, अगर आपका अपना दिमाग नहीं काम कर रहा इतना कि भाई ये इसमें क्या है, आपको इस तरह कंपनी सोचें, क्योंकि उनका डेली की हज़ारों ट्रांजैक्शंस हैं जो प्रोसेस हो रही हैं, जो चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, पता नहीं कितने उधर ब्रांचेस हैं। अमेज़ोन है, अमेज़ोन का चलो इतनी नहीं नो हाउ होगी, आपको दराज की तो होगी, उधर से खुद भी कभी कुछ ऑर्डर किया होगा और खुद के साथ कुछ हुआ भी होगा लाजमी इस तरह का, मेरे साथ तो हुआ है। तो आपके साथ भी अगर आप ऑर्डर करेंगे ना, लेट से अगर आपने 10 ऑर्डर भी किए हैं ना, मेरा मानना है कि किसी एक ऑर्डर में कोई ना कोई मसला ज़रूर आया होगा। डिफेक्टिव गुड्स वाला तो आ ही जाता है, खैर ठीक है, वो वैसे इनका पार्ट नहीं है, इनका काम था चीज़ भिजवाना। डिफेक्टिव थी वो दूसरे डिपार्टमेंट का, क्वालिटी इंश्योरेंस वाले का, उन्होंने पैक ही वो वाली करके दे दी। अच्छा, दी गुड्स आर डिस्पैच टू कस्टमर हु डू नॉट हैव सफिशिएंट क्रेडिट। भाई ऐसे बंदों को आपने भेज दिया, इनका क्रेडिट ही नहीं है। देखें, अब ये जो मसला था ना, ये असल में ऑर्डर वालों का मसला है, ये इनका मसला नहीं है। ये इन्होंने, क्योंकि ICAP ने ये कहा कि भाई ये कोई कंप्लीट लिस्ट नहीं है, मेरा मकसद आपको प्रोसेस समझाना है। तो वो शायद प्रोसेस समझाते समझाते ना थोड़ा सा खुद भी कंफ्यूज हो गया प्रोसेस में। लेकिन बात वही है कि अगर हम बड़े क्लियर है ना कॉन्सेप्ट में कि कॉन्सेप्ट है क्या, तो हमें समझ आ रही है कि हमारा कॉन्सेप्ट सिंपल है कि भाई इधर के प्रोसेस, इधर के रिस्क, इधर के कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, सारा कुछ इधर ही रहना है, इधर नहीं आना। अब ऑर्डर अगर क्रेडिट लिमिट से ऊपर है, भाई वो कहेगा गरीब का बाल कि मेरा क्या काम है भाई, मैं डिस्पैच वाला काम मेरे सामने तो आता भी नहीं है, लिमिट क्या है। जब ERPs बनते हैं, मतलब मैं बड़े मैं सोफिस्टिकेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ, हर पार्टी को सारा कुछ नहीं होता नज़र आ रहा होता, ठीक है, वरना सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का मकसद ही फोत हो गया, बंदे अलग किए हुए हैं, नज़र सब कुछ आ रहा है। वो कहते हैं नहीं भाई आप सिर्फ अपना एरिया देखो, ठीक है। अगर एक ही चीज़ बार बार देखनी है तो ये क्या बेवकूफ़ी हुई, फिर बंदे रखने का फ़ायदा क्या है। मतलब एक शख्स है, उसका काम सिर्फ क्रेडिट लिमिट चेक करना है, लेकिन उसकी क्रेडिट लिमिट को चेक करने के लिए भी एक और बंदा रखा हुआ है आपने, तो आपने भी करना है। तो ये क्या चीज़ है, स्पेशलाइजेशन जो होती है वो यही है ना कि भैया आपने अपना एक काम करना है, उसमें इतना एक्सपर्ट हो जाना, उसमें गलतियाँ कम से कम हो। ऑब्वियसली गलतियाँ हो सकती हैं लेकिन अगर आप इस एंगल से बैठे रहोगे कि यार गलतियाँ होनी है, एक और बंदा रख दूँ, इसको भी देखे, फिर उसको भी देखने के लिए एक और बंदा, फिर काम तो हो गया भाई, हज़ारों काम है, हर जगह पर 3-3 4-4 बंदे आप लेकर फिरेंगे। आइए बात समझ, अगर ऑर्डर वो इधर से ही रिस्क है मेन, ठीक है, इधर डिस्पैच बेशक हो गया, लेकिन वो इन गरीबों का रिस्क नहीं है, इनको नहीं उसकी टेंशन। ये तो सिंपल कहेंगे भाईजान ਤੁਹਾਡਾ रिस्क है, हमें क्या पता है क्रेडिट लिमिट क्या है। तो दूसरे से मैं तो नहीं हूँ सहमत। तीसरा, इनवॉइसेज आर नॉट प्रोड्यूस फॉर गुड्स दैट हैव बीन डिस्पैच। ये मसला है कि भाई आपने गुड्स तो भेज दिए, इनवॉइस नहीं रिकॉर्ड की उसकी, अल्लाह वास्ते भेज दी चीज़, ठीक है। तो ये भी एक मसला आ जाता है। कस्टमर्स मे क्लेम दैट दे डिड नॉट रिसीव द गुड्स दैट हैव एक्चुअली बीन डिलीवर्ड। बंदे 2 नंबर भी हैं, 2 नंबर भी हैं। वो कहता है ये भी रिस्क है कि हमारी तरफ से सब कुछ ओके है, लेकिन कस्टमर को गुड्स पहुंच चुकी हैं, कस्टमर फिर आगे से कॉल करके कह रहा है सर जी चीज़ नहीं पहुंची मेरे तक। शॉप पे जाते हैं, सही कई फ्रॉडी है, तो पैसे भी नहीं दिए, दुकानदार से कहा यार वो 2 जूस थे ना, अच्छा 800 बाकी। वो कहता कौन से 800, यार अभी तो दिया था तुम्हें 1000 रुपया। बंदे हैं ना इस तरह के, तो उसको भी तो थोड़ा सा बीच में लेकर आएँ कि यार आपको गुड्स आ चुकी हैं, डिलीवर हो गई हैं, लेकिन आगे से कहता नहीं मुझे डिलीवर ही नहीं हुई, क्या करें उसका। अच्छा, अब इसकी 2 रीज़न हो सकती हैं। एक तो असल में ही बंदा 2 नंबर था, उसने झूठ बोल दिया आपसे, और सेकंड एक ये हो सकता है कि आपने 111 की जगह 121 नंबर घर में पहुंचा दी ये चीज़, ये भी हो सकता है। तो आपको फिर ये वो दोनों रिस्क ना फिर अलग अलग प्रॉपरली मेंशन करनी चाहिए थी अगर तो उस तरह के। उसने एक जनरल बता दिया कि भाई वो कह रहे हैं कि हमें गुड्स आई नहीं है। Then returns from customers are not properly recorded so that the client company does not know the correct figure of। ये बड़ा एक मसला है कि भाई रिटर्न्स नहीं रिकॉर्ड की जा रही, क्योंकि रिटर्न्स रिकॉर्ड करने में
एक तो है कि ऑब्वियसली गलती हो सकती है, अगर ये कहाँ से चीज़ आई है वो मसला हो सकता है वापस। सेकंड हो सकता है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मतलब अगर वो रिटर्न की रीज़न क्या है, अगर तो उसकी रीज़न, मिसाल के तौर पे आप दराज से चीज़ मंगवाते हो और आप रीज़न भी लिखते हो कि मैं रिटर्न क्यों करना चाह रहा हूँ, हो सकता है कि जो उसका रेलेवेंट बंदा है वही चीज़ को छुपा ले कि यार अगर ये रिटर्न की रीज़न क्योंकि मेरी वजह से हुई है रिटर्न, तो मेरा केपीआई का पता ना, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर केपीआई। केपीआई ये होता है कि जी जो बड़ी कंपनीज हैं प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज होती हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के, अपने डिपार्टमेंट के केपीआई सेट किए होते हैं। यार अगर तुम ये चीज़ें अचीव करोगे, इसका मतलब है कि तुम सही जा रहे हो, तुम्हें मतलब शाबाश मिलेगी, रिकग्निशन मिलेगी, बोनस शोनस वट। और अगर ये केपीआई तुमने अचीव नहीं किया, इसका मतलब कि यू हैव फेल्ड, तुम अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सके। हो सकता है उसमें इस तरह भी केपीआई हो कि यार साल की या महीने की इतनी से ज़्यादा रिटर्न नहीं होनी चाहिए, तो डिफरेंट रीजन हो सकती हैं, उसकी वजह से वो फ्रॉड ही करते हैं ना बेसिकली, छुपाया था। एक तो ये हो सकता है, और सेकंड यही है कि लेट्स से ऑनेस्टली भी अगर देखा जाए तो बाय मिस्टेक, बाय एरर, अनइंटेंशनली भी आप क्या कर सके हैं जी, वो ओवरलुक होगी आपसे, तो ये भी एक रिस्क है। अब ये देखिए ये तमाम रिस्क हैं। अब हम चाहते हैं कि कुछ हमारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हों जिसकी वजह से हमारे ये वाले रिस्क बच जाएँ। जैसे उसने कहा जी फॉर सम कस्टमर ऑर्डर गुड्स आर नॉट डिस्पैच्ड और डिस्पैच्ड ट्वाइस, ये एक मसला है। तो भाई हम ये कह देते हैं कि जी जो डिस्पैच होनी है वो सारी ऑथराइज होनी चाहिए। जब भी ऑथराइजेशन चीज़ के अंदर आती है ना, वो जिसकी जिम्मेदारी होती है वो थोड़ा सा अलर्ट होकर फिर देखता है चीज़ को, ठीक है, कि भाई जब तक ये बंदा साइन नहीं करेगा तब तक डिस्पैच नहीं हो सकती। तो वो जाहिर है भाई देखेगा तसल्ली से, उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर उसने ट्वाइस डिस्पैच करवा दी या कोई डिस्पैच ना हो, उसको पकड़ना उसका केपीआई था, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, भाई डिस्पैच तुम्हारा काम था, इसलिए ऑथराइज करवाए। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है, अब ये करवाएं किस तरह वो कंट्रोल्स में पढ़ेंगे। देन वो कहता है गुड शुड नॉट बी डिस्पैच ट्वाइस फॉर द सेम सेल्स ऑर्डर। ये देखे सिंपल, कितने प्यार से उसने बता दिया है। मैंने उसे कहा कि भाई रिस्क मेरा है कि गुड्स ट्वाइस डिस्पैच हो जाती हैं, वो कहता है मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए ये असल में उसने बताया है कि भाई कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बनाना किस कदर ईजी और किस कदर सुस्त काम है। ठीक है, अगर थोड़ी सी कॉमन सेंस होना, आपको ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ कि जी जब लेट से मैं उधर गैस चलाता हूँ रूम के अंदर या किचन के अंदर गैस चलाता हूँ मैं, ठीक है, तो उसके करीब ही गैस का पाइप भी है। ठीक है, तो रिस्क है कि वो पाइप को आग लगेगी, पूरे घर को आग लग जाएगी, मिसाल के तौर पे ये है। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है भाई कि मैं ये चाहता हूँ कि गैस के पाइप को आग ना लगे। सिंपल, देखें ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत ही ईजी है। मेरा रिस्क क्या था यार, गैस के पाइप को आग लग जाएगी, घर को आग लग जाएगी। मैंने कहा कि यार मेरा मकसद ये है, अगर मैं ये अचीव कर लूँ ना, क्या मकसद है, गैस के पाइप को आग ना लगे बस। अब ये करना किस तरह से अचीव है, पाइप को पीछे करके रखना है, उसके ऊपर कुछ लगाना है वॉटेवर, वो एक कंट्रोल्स हैं, वो कंट्रोल्स की तरफ जाएगा। तो ये जो दूसरा कंट्रोल उसने बनाया ना, बड़ा खूबसूरत करके उसने, इंतहाई सिंपल सा उसने कहा कि गुड्स शुड नॉट बी डिस्पैच्ड वाइज। मेहरबानी है भाई, वो कहता है अगर ये तुम कर लो ना तो तुम्हारा रिस्क खत्म हो जाए। देन कस्टमर शुड एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ गुड्स। ये मसला कौन सा था, मसला था कि भाई कस्टमर्स कहते हैं कि हमें गुड्स डिलीवरी नहीं हुई, हालांकि हो चुकी है, तो भाई उनसे रिसीट लेनी चाहिए। देखें उसने ये नहीं कहा कि रिसीट किस तरह से लेनी चाहिए, साइन करना। जैसे आप देखते होंगे टीसीएस वाले हैं, टीसीएस का ये है तरीका कि अगर वो कोई चीज़ डिलीवर करते हैं आपके पास, तो अब उनके पहले वो होता था कि साइन करवा लेते थे, अब उनके पास टैब है, ठीक है, वो टैब लेकर आते हैं, वो आपको कहते हैं सर इसके ऊपर अपने साइन करते हैं। मतलब थोड़ा सा ऑटो कर दिया है, लेकिन चलो ये ना भी हो तो दूसरा भी तो है ना, मतलब किसी ना किसी तरह आपने रिसीविंग ले लेनी है। अब वो यहाँ पे रिसीविंग लेने का तरीका नहीं आपको बता रहा, उसने सिंपल कहा कि दे शुड एक्नॉलेज। अगर वो एक्नॉलेज करना स्टार्ट कर दें, मतलब कि हाँ भाई हमें चीज़ मिली है, तो हमारा ये रिस्क तो ख़त्म हो गया ना कि उनको नहीं मिली। सिंपल, ठीक है। फॉर एवरी डिस्पैच नोट देयर मस्ट बी एन इनवॉइस। क्या खूबसूरत बात है, क्या ही खूबसूरत, सुभान अल्लाह। क्योंकि मसला पीछे क्या हुआ था कि डिस्पैच तो हो जाती हैं चीज़ें, इनवॉइस नहीं जाती। उसने कहा यार हर डिस्पैच नोट्स की इनवॉइस भी होनी चाहिए। क्या मैं इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, देखे कितना इजी बनाया हुआ है। और स्टिल स्टूडेंट्स अगर इसको रट्टे की तरफ जाएंगे तो यार ऐसी मासूम सी चीज़ को रट्टा मारना बनता नहीं है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जी इनवॉइसेस गलत हो सकती हैं, तो उसने कहा कोई मसला नहीं, इनवॉइसेस शुड बी फॉर द करेक्ट अमाउंट। ठीक है सर, कर लेते हैं। रिटर्न का मसला आया था, रिकॉर्ड नहीं होती सही तरह। उसने कहा फॉर ऑल गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर देयर मस्ट बी एन ऑथराइज क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का पता है ना आपको,
एक डेबिट नोट होता है, क्रेडिट नोट होता है। जब सेल्स रिटर्न होती है आपको क्रेडिट नोट इशू करते हैं आप, ठीक है, सिस्टम से, वो क्रेडिट नोट है। जब वो परचेज रिटर्न होती है डेबिट नोट आप इशू कर देते हैं, ठीक है। तो उसने कहा ये क्रेडिट नोट डाल दें, इसका मतलब है कि रिकॉर्ड हो चुकी हैं। चलो अब इसके कंट्रोल्स क्या हैं जी। कंट्रोल्स भाई वही मसला आ गया कि जो हैं ट्वाइस हो जाते हैं या मिस हो जाते हैं। उसने कहा जी जो GDNs हैं, गुड्स डिलीवरी नोट्स या डिस्पैच नोट्स, ठीक है, इनको GDN डिलीवरी नोट्स भी कहते हैं, वो सीक्वेंशली नंबर होने चाहिए। उनके ऊपर एक जो आपका सेल्स ऑर्डर था उसकी भी एक कॉपी लगी होनी चाहिए, ताकि मैच भी हो जाए ना, यार ये जो सेल्स ऑर्डर था ये उसी बंदे की है, ठीक है, उसी आइटम की है, उसी क्वांटिटी की है, उसी एड्रेस के ऊपर जा रही है, सारी चीज़ें हो जाएं तो आपकी काफ़ी मसाइल यहाँ से सॉल्व हो सकते हैं। फिर कहते हैं कस्टमर शुड साइन अ डिलीवरी नोट, वो साइन करे उसके ऊपर, चाहे ताकि वो कंफर्मेशन मिल जाए, क्योंकि ऊपर हमारा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या था कि दे शुड एक्नॉलेज द रिसीट। तो एक्नॉलेज के लिए हम एक कंट्रोल बना रहे हैं छोटा सा। फिर हमने कहा द साइंड डिलीवरी नोट शुड बी अटैच टू कॉपी ऑफ द डिस्पैच नोट एंड कस्टमर ऑर्डर, उनके साथ अटैच करते। कॉपीज ऑफ दीज डॉक्यूमेंट शुड बी ट्रांसफर टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट आफ्टर डिस्पैच सो दैट अ सेल्स इनवॉइस कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, कि भाई ये आपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेज देना ताकि एक सेल इनवॉइस भी बन जाए। ईच सेल इनवॉइस शुड बी लिंक टू कॉपी ऑफ डिस्पैच नोट, हर इनवॉइस के पीछे डिस्पैच नोट जो भेजा था वो भी लगा हो, ठीक है, जो ऑर्डर था वो भी लगा हो, ठीक है, ताकि आप दोबारा से एक बार इनवॉइस बनाते हुए भी देख लें यार डिस्पैच नोट भी उसी चीज़ का है, अच्छा नीचे परचेज सेल्स ऑर्डर भी उसी चीज़ का है, ठीक है, तो कंप्लीट आपकी वो हो जाए ट्रेड। फिर वो कहते हैं सेल इनवॉइसेज हैं वो भी सीक्वेंशली प्री नंबर्ड होनी चाहिए ताकि कोई डबल इनवॉइसेज वगैरह इस तरह की ना हो जाए, कोई इनवॉइस मिस ना हो रही हो। देयर शुड बी अ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, इधर भी सेग्रीगेशन डाल दें, भाई ऑर्डर लेने वाला कोई और है, डिस्पैच करने वाला और है, इनवॉइस बनाने वाला कोई और है। क्रेडिट नोट शुड भी सीक्वेंशली प्री नंबर्ड होने चाहिए। पीरियोडिक चेक्स होने चाहिए इन अकाउंट्स स्टाफ ऑन द एक्यूरेसी ऑफ इनवॉइसेस, मतलब कि पीरियोडिक चेक्स कर लेंगे हफ्ते बाद, 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद, कोई इंडिपेंडेंट बंदा जाके देख ले इनवॉइसेस वगैरह सही बन रही हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इनको टेस्ट करना है तो यार जो जो कुछ उन्होंने कहा है वो कर ले। उन्होंने कहा जी डिलीवरी नोट साइन होना चाहिए, भाई साइन चेक करो उनके ऊपर हुए पड़े हैं नहीं हुए पड़े। उन्होंने कहा था कि इनवॉइसेस जो हैं प्री नंबर्ड होने चाहिए, देख लो प्री नंबर्ड हैं या नहीं है, खुद एंट्री मार के कोई देखो, कोई इनवॉइस डाल के देखो क्या वो खुद से तो नहीं बनती। बात आ रही है समझ। उन्होंने कहा जी हर डिस्पैच नोट के साथ ऑर्डर लगा होगा, चेक करो लगा है कि नहीं लगा, ठीक है भाई, ये इंस्पेक्शन प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं। जहाँ पे हमने खुद डाल के वो देखा है, ठीक है, वो हमने री परफॉर्म करके देख लिया, री परफॉर्मेंस वाले वो 7 ही प्रोसीजर्स हैं, उन्हीं 7 प्रोसीजर्स को ही हमने लिख कर उन्हीं में से बनाते जाना, कर रहे हैं बात फॉलो। तो भाई ये भी इस तरह से आपका हो जाएगा। अब उसने कहा कि आपने हर टेस्ट ऑफ कंट्रोल का रीज़न भी लिखना है लाजमी। देखें पहले पार्ट में नहीं उसने आपको समझाया, यहाँ पे आपके वो आपको समझा रहा है कि भाई रीज़न भी आपने लिखना है। तो जैसे उसने कहा कि रीज़न, इसका ये मतलब नहीं कि पहले पार्ट में नहीं लिखने, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो थोड़ा सा इधर उधर निकल जाता है। हमने बेस्ट प्रैक्टिस की तरफ जाना है जिसके अंदर सारी चीज़ें आ रही हों। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है भाई, रिस्क पता होने चाहिए, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव हर रिस्क के अगेंस्ट होना चाहिए, फिर कंट्रोल्स होने चाहिए हर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होने चाहिए उन्हीं कंट्रोल्स का, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखते हुए कि किस तरह टेस्ट किया, उनकी रीजनिंग भी लिखें कि भाई क्यों किया है, ठीक है। जैसे उसने मिसाल के तौर पे कहा जी टेस्ट ऑफ कंट्रोल रिव्यू एरर रिपोर्ट्स ऑन नॉन न्यूमेरिकल सीक्वेंस ऑफ GDNs एंड आस्क अबाउट एक्शन टेकन टू इन्वेस्टिगेट और डील विद द एरर रिपोर्ट से मुराद है कि भाई जो सीक्वेंशली प्री नंबर नहीं थी, मिसाल के तौर पे आप ये कह लें कि 10 तारीख को 12 नंबर इनवॉइस थी, आगे 11 तारीख आई है तो 8 नंबर इनवॉइस आ गई, भाई सीक्वेंस कहाँ पे बन रहा है, तो पीछे वो आ रहे हैं। अभी एरर आ गया ना, आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया और उनसे आपने कहा कि भाईजान इसके ऊपर इंक्वायरी आपने की, इन्वेस्टिगेट किया इसको क्या है, कहते हैं इसका रीज़न क्या है। रीज़न है टू इंश्योर दैट ऑल GDS हैव बीन इन न्यूमेरिकल सीक्वेंस एंड इफ नॉट दैट एरर्स कैन बी सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन्ड। हाँ वो कहता है कि भाई हमारा रीज़न क्या था इस हरकत को करने का, हमारा रीज़न ये था कि हम इंश्योर कर सकें, ये जो आपने कंट्रोल बताया था कि सीक्वेंशली प्री नंबर्ड है उसको इंश्योर कर लें, और अगर एरर आ गया है तो फिर उसको भाई सेटिस्फैक्टरली आप क्या करें, एक्सप्लेन भी करें, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर उसने कहा टेस्ट अ सैंपल ऑफ GDNs फॉर द कस्टमर सिग्नेचर को देखना, भाई क्या करने के लिए, यही देखने के लिए कि कस्टमर के पास जो है एक्नॉलेज कस्टमर ने की भी हैं चीज़ें या नहीं की हुई चीज़ें। अगर उसके ऊपर साइन है इसका मतलब है कि कस्टमर को चीज़ें पहुंच चुकी हैं, अगर साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि कस्टमर को चीज़ें नहीं पहुंची, यही है ना। तो हम आप ही ने तो कहा था कि हम साइन लेते हैं तो हम देख लेते हैं उसको। तो भाई ये भी आपने सिंपल क्या करना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिख कर रीज़न लाजमी लिखना है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, ऑडिट रिस्क लिखते हुए रीज़न लाजमी लिखना है कि क्यों रिस्क है, TOCs परफॉर्म करते हुए रीज़न लाजमी लिखना है कि क्यों ये कर रहे हैं,
ऑडिट प्रोसीजर लिखते हुए लाजमी करना है कि भाई ये कौन सी एग्जर्शन के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। लास्ट रिकॉर्डिंग सेल्स एंड अकाउंटिंग, इसमें भी भाई ऑब्वियसली हैं मसाइल, तो ये आपने लेकिन खुद पढ़ना है ये वाला पार्ट, ठीक है। मेरे ख्याल में प्रोसेस आपको समझ आ गया है, तो प्रोसेस को बस फॉलो करना है, इस पर टाइम लगाएं थोड़ा सा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ बड़ा भाई होते हुए, और क्या करूँ। तो इसको देखें, आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आपने मेरे से पूछ लेना, ठीक है। कल इंशाल्लाह परचेज़ की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उसको भी फिर देखेंगे। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।